جو क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है वो है Pakistan's first constituent assembly which was elected through the 1946 general election consist of पाकिस्तान की पहली जो आइन साज असम्बली मुंतखब हुई थी 1940 के जनरल इंतखाबात के बाद वो कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 69 मेंबर्स। इसके जो टोटल मेंबर्स थे वो 69 मेंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रेज टू। ये आइन साज असेंबली आज़ादी के बाद कितने मेंबर्स तक पहुंच गई। तो ये 69 मेंबर्स से बढ़ के 79 मेंबर्स तक पहुंच गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी 79। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। पहले जो आइन साज असेंबली थी इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि कायदे-ए-आज़म। क्वेश्चन नंबर 4 बोगरा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली बोगरा ऑन। जो बोगरा फार्मूला था ये मोहम्मद अली बोगरा ने कब प्रेजेंट किया। बोगरा फार्मूला पेश किया गया 7 अक्टूबर 1953 को। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स। जो पहला आइन था पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान 1956 ये कितने आर्टिकल्स पे मुश्तमिल था। तो ये मुश्तमिल था 234 आर्टिकल्स पे। तो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 वाज इन्फोर्स्ड इन द कंट्री ऑन। जो आइन था पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान 1962 ये इन्फोर्स हुआ 8 जून 1962 को। तो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है सेकेंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल याहिया खान ऑन। जो सेकंड मार्शल लॉ लगाया जनरल याहिया खान ने ये कब लगाया गया। तो ये लगाया गया 25 मार्च 1969 को यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। दूसरा मार्शल लॉ जनरल याहिया खान ने इम्पोज किया 25 मार्च 1969 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास अवेलेबल है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गवर्नर रूल इम्पोज्ड इन द प्रोविंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर जो है वो किसी भी सूबे के अंदर अपने कंसर्न सूबे के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कहीं पे एब्रोगेट किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाए तो गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी इन। जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई 21 मार्च 1949। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इन इट्स सेशन हेल्ड ऑन। जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया और ये सेशन हुआ था 11 अगस्त 1947 को यानी कि ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है 11 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास अवेलेबल है प्राइवेट आर्मीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी इलीगल एंड फॉरबिडन इट इज़ स्टेटेड इन विच आर्टिकल। जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं हम वो नहीं रख सकते और ना ही कोई भी इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेटली रन की जा सकती है और ये आइन में इलीगल है और इससे मना किया गया है। ये आर्टिकल जो है वो इसको बयान करता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 256। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 विच प्रोविजन इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो प्रोविजन आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 257 के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13 द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू इट इज़ स्टेटेड इन विच आर्टिकल।
تو جو نیشنل لینگویج ہے پاکستان کی یہ اردو ہے، تو یہ نیشنل لینگویج سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ہے آرٹیکل 251، تو آپشن بی جو ہے وہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 14، آرمڈ فورسز ایکٹ in aid of civil power when called up to do so, it is stated in which article of the Constitution of Pakistan۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں یہ جب بھی سول فورسز جو ہیں یا سول پاور جو ہے یا سول ایڈمنسٹریشن جب بھی مدد کے لیے کال کرتی ہے آرمڈ فورسز کو، تو آرمڈ فورسز جو ہیں انڈر آرٹیکل 245 ان پہ لازم ہے کہ وہ اس جو سول گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کال کر رہی ہے وہ ان کو رسپونڈ کرے اور ان کی مدد کرے، تو یہ آرٹیکل 245 کے اندر دیا گیا ہے۔ تو کویسچن نمبر 14 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ کویسچن نمبر 15، پبلک سروس کمیشن فارمڈ فار فیڈرل اینڈ پروونشل افیئرز، دیز کمیشنز میں فارمڈ انڈر وچ آرٹیکل؟ تو آرٹیکل جو 242 ہے وہ یہ ڈیل کرتا ہے کہ تمام پبلک سروس کمیشنز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے فیڈرل لیول کی، اگر سیٹس ہیں تو لوگوں کو ہائر کیا جانا ہے تو فیڈرل سروس جو پبلک سروس کمیشن بنایا جائے گا، اور پروونسز سے اگر ریلیٹڈ ہیں تو پروونسز اپنے جو سروس کمیشن ہیں وہ بنائیں گے۔ تو یہ اسٹیٹ کیا گیا تھا آرٹیکل 242 کے اندر، تو آپشن اے جو ہے یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 16، دا کانسٹیٹیوشن میں بی امینڈیڈ بائی ایکٹ آف، تو کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمیشہ امینڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں تھرو پارلیمنٹ، تو آپشن اے جو ہے کویسچن نمبر 16 کا یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 17، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل ریکوائرڈ منیمم ووٹس ناٹ لیس دین 2/3، جب بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی جائے گی تو اس کے لیے جو منیمم ووٹس درکار ہوتے ہیں وہ 2/3 ووٹ جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 17 کا جو آپشن اے ہے درست ہے۔ کویسچن نمبر 18، پریزیڈنٹ ہیو پاور ٹو ایشو پروکلمیشن ان کیس آف فیلئر آف کانسٹیٹیوشنل مشینری ان اے پروونس انڈر وچ آرٹیکل، تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اگر کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے کسی پروونس کے اندر وہ ورک نہیں کر رہی تو ایسی صورتحال کے اندر وہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دے اور وہاں پہ گورنر رول جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کون سا آرٹیکل جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے؟ تو یہ ہے آرٹیکل 234، یعنی کہ کویسچن نمبر 18 کا آپشن سی جو ہے یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 19، ان نیڈ ہو میں اپوائنٹڈ ایز ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر، جب ضرورت ہو تو کون جو ہے وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر یا قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپشن اے جو ہے جج آف سپریم کورٹ، یہ آپشن درست ہے۔ کویسچن نمبر 19 کا آپشن اے درست ہے۔ کویسچن نمبر 20، سپریم جوڈیشل کونسل شیل بی فارمڈ انڈر وچ آرٹیکل؟ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ بنائی جاتی ہے، آپشن اے جو ہے درست ہے، آرٹیکل 209 کے تحت۔ کویسچن نمبر 21، امام شافی روٹ اے بک آن، امام شافی نے بک لکھی سائنس آف لا کے اوپر، تو آپشن اے جو ہے آپشن سی جو ہے کویسچن نمبر 21 کا یہ درست ہے۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے کویسچن نمبر 22، پولیگیمی از دا پلورلٹی آف وائفز، یعنی کہ پولیگیمی سے مراد ایک سے زائد بیویاں رکھنا، تو اسلام کے اندر ایک سے زائد بیویاں رکھنے پہ پابندی نہیں ہے، 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنے تک کی اجازت ہے، تو کویسچن نمبر 22 کا آپشن بی جو ہے یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 23، وٹ ڈز قصاص مینز، قصاص سے کیا مراد ہے؟ قصاص سے مراد عدلے کا، جیسے ہم آسان الفاظ میں بولتے ہیں عدلے کا بدلہ، تو لائف آف لائف آپشن اے جو ہے یہ درست ہے، یعنی کہ جس طرح سے اگلے بندے کو آپ ہرٹ کریں گے جواب میں آپ کو اسی طرح سے ہی اگر ہرٹ کیا جائے گا اسی وے میں تو یہ قصاص ہے۔ کویسچن نمبر 24، اسٹیٹس آف اے مفتی یوز ٹو بی دیٹ آف، جو مفتی کا اسٹیٹس ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیجسلیٹر کا، تو آپشن بی جو ہے کویسچن نمبر 24 کا یہ درست۔ کویسچن نمبر 25، ریولیشن از دا پرائمری سورس آف اسلامک لا، کویسچن نمبر 25 کا جو آپشن سی ہے یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 26، اے گفٹ آف انبرن پرسن از وائڈ،
गिफ्ट जो है किया जाए अनबर्न पर्सन को, तो ये वॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27, अ मैरिज विद अ वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत इज़ इर्रेगुलर, ये वॉइड नहीं होती है। इद्दत के दौरान अगर आप शादी करते हैं, आपको खातून शादी करती है, तो ये वॉइड नहीं है, ये जस्ट इरेगुलर है। आप इसकी इरेगुलरिटी दूर करके इसको रेगुलर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 28, अ वुमेन मे बी अ कादी अकॉर्डिंग टू हनफीज, ऑप्शन बी। जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर किसी वुमेन के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो काजी नहीं हो सकती। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट औरत को काजी होने का हक देता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन जो बी है हनफी, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये एक थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की। तो ये किसने शुरू की? तो ये शुरू की बेंथम ने। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ये दुरुस्त है। यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी थी ये शुरू की बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, किस शख्स को फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है, ऑस्टिन। ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास अवेलेबल है, हु सेड लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन द जनरल और कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, तो ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सेविग्नी। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, हु सेड द नेचुरल लॉ बीइंग को एग्जिस्टिंग with mankind and emanating from God Himself is superior to all the laws. It is binding over all the countries at all the end. No man-made law will be valid if it is contrary to the law of nature. तो ये कहा था ब्लैक स्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू law may be defined as the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice। तो ये कहा था सर जॉन सॉलमैन ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 34, हु डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ लॉ के तौर पे किसने मुतारिफ करवाया? ऑस्टिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जॉन ऑस्टिन ने किस चीज़ को ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो करार दिया? तो वो था पॉजिटिव। ऑप्शन ए जो है ये 35 का दुरुस्त है, ऑप्शन ए। Question number 36, legal realism is the theory of law according to which law is the, 36 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 37, द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो यूटिलिटी थ्योरी है ये मुतारिफ करवाई गई जेरेमी बेंथम की जानिब से। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है 37 का। 38 क्वेश्चन, द सोर्सेज ऑफ लॉ वर क्लासिफाइड बाय, जो सोर्सेज हैं लॉ के ये क्लासिफाई किए गए सॉलमैन और कीटन ने इनके ऊपर काम किया। तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है 38 क्वेश्चन का। 39, लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन टर्म्स लेगिस विच मीन्स, तो 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लॉ और टू मेक। तो ऑप्शन बी जो है 39 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, इज अ सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ इनमें से कौन सी चीज़ है? ऑप्शन ए मीडिया है, ऑप्शन बी इंटरनेट है, ऑप्शन सी रिलीजन है और ऑप्शन डी प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है ये सोर्स ऑफ लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 41,
Advocate shall not accept professional employment ordered to him as a result of an unlicensed person. ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 41 का ये दुरुस्त है. Question number 42. An advocate is bound to give copies of written statement and etc. which he files in court to opposed counsel. तो 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अपोज्ड काउंसिल. क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है व्हेन देयर आर मोर देन वन लॉयर हु मे प्रोसीड द केस फर्स्ट. अगर एक केस के अंदर एक पार्टी की जानिब से एक से ज़ायद वकील पेश हुए हों तो ऐसी सूरत में सबसे पहले कौन प्रोसीड करेगा? सीनियर लॉयर. ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है. सबसे पहले सीनियर लॉयर जो है वो अपनी बात करेगा, उसके बाद बाकी जूनियर वाइज सबकी बारी आएगी. क्वेश्चन नंबर 44. एक्वायरिंग इंटरेस्ट इन क्लाइंट्स प्रॉपर्टी इज़ प्रोहिबिटेड. वकला के ऊपर ये सख्ती से ममानत की गई है कि वो क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है, जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले सकते जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए. क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है एडवाइजिंग एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ इज़ प्रोहिबिटेड. वकला के ऊपर ये ममानियत की गई है वकला को कि वो किसी भी सूरत में कोई भी इल्लीगल मशवरा जो है लोगों को, क्लाइंट्स को नहीं दे सकते किसी भी इल्लीगल एक्ट का. क्वेश्चन नंबर 46. टेकिंग केस टू हैरेस समवन और डिले द सूट इज़ प्रोहिबिटेड. वकला के ऊपर सख्ती से ममानियत की गई है कि वो किसी भी दूसरे शख्स को हैरास करने के लिए अगर कोई भी केस किया जा रहा हो तो या डिले करने के लिए कोई भी मामला कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा हो सूट को डिले करने के लिए, तो ऐसा कोई भी जो केस है वो नहीं ले सकते. क्वेश्चन नंबर 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोहिबिट. क्वेश्चन नंबर 47. हैज़ एन एडवोकेट राइट टू डिक्लाइन अ केस इफ़ इट इज़ जस्ट टू हैरास समवन. क्या वकला हजरात के पास राइट टू डिक्लाइन होता है कि अगर उनको ये समझ आए कि ये जो केस किया जा रहा है ये किसी को जानबूझ के तंग करने के लिए या हैरास करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या उनके पास ऐसे केस से को डिक्लाइन करने की को राइट है? यस, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो ऐसे केस को डिक्लाइन कर दें. क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है एन एडवोकेट join any illegal profession or take salary for such work. An advocate shall not join any illegal profession. वकला जो हैं कोई भी इलीगल प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसी सैलरी ले सकते हैं, ना ही वकला जो है कोई बिज़नेस कर सकते हैं एडवोकेसी के साथ साथ. इन चीज़ों की सख्ती से ममानत की गई है. तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है कैन एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. नो. ऑप्शन ए जो है 49 का ये दुरुस्त है. जो वकला है उनके ऊपर पर्सनल जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसकी सख्ती से ममानियत की गई है. उसके अलावा जो पर्सनल कार्ड होते हैं जैसे विजिटर कार्ड हैं, इनकी इजाज़त जो है ये एडवोकेट्स को होती है. इसके अलावा इनको एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग्स पे जो एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है मुख्तलिफ अंदाज में उसकी इजाज़त नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 50. कोई भी वकील जो है अगर वो रिटायर्ड जज हो या रिटायर्ड जस्टिस रहा हो या रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो अपने नाम के साथ अगर वो एज एडवोकेट कहीं पे पेश हो रहा हो किसी कोर्ट के अंदर या एडवोकेसी के अंदर, वो अपने साथ जो है रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जस्टिस या एक्स अटॉर्नी जनरल जो है इस तरह के जो अलकाबात हैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए. नो एडवोकेट विल यूज़ इट्स प्रीवियस डेजिग्नेशन. प्रीवियस माजी के अंदर वो किसी भी ओहदे पे रहा हो वो इस ओहदे को एज अ नेम जो है अपने साथ एडवोकेसी के अंदर नहीं जोड़ सकता. थैंक यू.